चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे। लॉकडाउन से पहले हम लोग पढ़े हुए थे डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। और इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम लोग देखे हुए थे डाइकॉट प्लांट्स में। और हम आपको बताए हुए थे क्लास में कि डाइकॉट प्लांट्स में इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट में 2 कोटिलेडन्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि मोनोकॉट प्लांट्स में कोटिलेडन्स का फॉर्मेशन 1 होता है। आप याद कीजिए, एक फिगर हम आपको बताए हुए थे सर्वप्रथम कि यह इस प्रकार से, ये इस तरह से रहता है, यहाँ से 2 कोटिलेडन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस संरचना को हम आपको बताए हुए थे, इस संरचना को हम आपको बताए थे। इसी स्थान पर पुलुमुल का स्थान था। इसमें ये कोटिलेडन है, इसमें 2 कोटिलेडन्स है, एक कोटिलेडन्स है, एक कोटिलेडन्स ये था और एक कोटिलेडन्स ये था। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डाइकॉट, क्योंकि डाई मतलब 2 और कॉट मीन्स कोटिलेडन्स। इसमें मोनोकॉट प्लांट्स में जब आएगा, हम आपको थ्योरी भेजे हुए हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में जब आएगा तो मोनोकॉट प्लांट्स में केवल 1 कोटिलेडन्स होगा। ये जो कोटिलेडन्स आप देख रहे हैं ये 2 नहीं रहेगा, ये कोटिलेडन्स की संख्या 1 हो जाएगी और ये बन जाएगा डाइकॉट से मोनोकॉट बन जाएगा, और कोई अंतर इसमें फिगर में नहीं आएगा। थ्योरी यही लिखना है। अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां तक पढ़े हैं उसकी बात करते हैं हम लोग, जहां तक पढ़े हुए हैं। फ्लावर की बात करें हम लोग, फ्लावर में अभी तक फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको ये फिगर आपको याद होगा, ओवरी है, यह ओवरी है। इसी ओवरी में ओव्यूल था लगा हुआ, और ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई थी। जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई थी, यही ओव्यूल का हम रफली फिगर बना रहे हैं। और इसमें यहां जायगोट का फॉर्मेशन था, ये जायगोट था, ये जायगोट का फॉर्मेशन था। और ये जो पोर्शन था ये इंडोस्पर्म का बना हुआ था, ये इंडोस्पर्म का बना हुआ था, यह इंडोस्पर्म का बना हुआ था। अब ये है इंडोस्पर्म और ये है जायगोट। हम लोग दोनों को पढ़ चुके हैं। हम लोग इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, हम लोग जायगोट का डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। दोनों का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडोस्पर्म का भी एंड जायगोट का भी डेवलपमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट हम लोग पढ़े, तो डाइकॉट के बारे में भी पढ़े और मोनोकॉट के बारे में पढ़े। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको 2 चीज हम लिखाए थे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटना थी, उसमें हम लोग 2 फर्टिलाइजेशन लिखाए थे। एक इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन और जायगोट का डेवलपमेंट, दोनों हम लोग खत्म कर चुके हैं। जायगोट भी हो चुका और इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी हो चुका। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजिंग इन द फ्लावर, मतलब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला परिवर्तन। फर्टिलाइजेशन हो चुका, फर्टिलाइजेशन इसमें हम लोग पढ़ चुके। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो परिवर्तन आया फ्लावर में, तो उसमें हम आपको नोट्स भी भेजे हुए हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या सब चेंजिंग आया है। इसका हम लोग नोट्स भी हम आपको भेजे हुए हैं, कौन कौन सा परिवर्तन आया हुआ है उसकी बात करते हैं। ये फ्लावर रहा,
फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में होने वाला परिवर्तन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर में होने वाला परिवर्तन है उसकी बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में होने वाला परिवर्तन कौन कौन सा है, उसकी बात हम लोग करते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब जायगोट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तब इसका कोई काम इसका बचा हुआ नहीं रहेगा। ये है सेपल। सेपल क्या हो? सेपल, पेटल, स्टामेन, तीनों फर्टिलाइजेशन के बाद ये गिर जाता है। ये तीनों का तीनों फर्टिलाइजेशन होने के बाद तीनों गिर जाता है। सेपल भी खत्म हो जाएगा, पेटल भी खत्म हो जाएगा, पेटल भी खत्म हो जाएगा। इस सब का कोई फंक्शन अब फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बचा हुआ रहेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें जो बचा हुआ रह जाएगा भाग, जो भाग इसमें बचा हुआ रहेगा वो भाग केवल और केवल, आपको नोट्स में हम भेजे हुए हैं, केवल और केवल यह भाग बचा हुआ रहेगा पिस्टिल का। ये है पिस्टिल, ये है पिस्टिल। और इस पिस्टिल में भी आप देखेंगे कि पिस्टिल का ये पोर्शन ये भी खत्म हो जाता है। फिर ये बचा हुआ रह जाता है कौन सा भाग? ओवरी। और ओवरी क्या करता है? यही ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। यही ओवरी परिवर्तन होकर के फल का निर्माण करेगा। चेंज हो जाएगा, परिवर्तन होगा, चेंज चेंज, और ये ओवरी चेंज होकर के फल का निर्माण करेगा। इस ओवरी के अंदर इसका जो ओवरी वाल है, ये ओवरी वाल, ओवरी का दीवाल, ये ओवरी का दीवाल जो है, जो बना हुआ है ओवरी वाल, ये ओवरी वाल पेडिकार्प का निर्माण करेगा। ओवरी वाल पेडिकार्प बनाएगा, पेडिकार्प। और इसमें भी पेडिकार्प में भी आपको ये जो पेडिकार्प नहीं, या एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, इसमें बदलने का काम ये पूरा ओवरी करेगा। तो ओवरी वाल क्या करेगा? तो मुख्य रूप से एपिकार्प का निर्माण कर देता है। ये करता है एपिकार्प का फॉर्मेशन। अब इसमें जो परिवर्तन होता है, जो एक यहां यह है यही था ओव्यूल। ये ओव्यूल क्या करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद? इस ओव्यूल का काम ये है ओव्यूल, और ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाएगा, बीज बनाएगा। और ये बीज बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये ओव्यूल परिवर्तित हो जाएगा, बीज बना देगा। इस ओव्यूल में ही फर्टिलाइजेशन हुआ था। इस ओव्यूल में था क्या? यहां था एग सेल था, इधर सिनर्जिड सेल था, यहां एंटीपोडल सेल था। ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद डिजनरेट हो जाएगा। आपको नोट्स बुक में लिखा हुआ है। ये तीनों एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, ये सब खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? जायगोट। यहां यही फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट बनाया था। और फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। जो बात अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, यही जायगोट डेवलप होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। इसके ऊपर जो ये बचा हुआ भाग है, यही वाला भाग, ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है, ये किसका निर्माण करेगा? इंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। इंडोस्पर्म का निर्माण करेगा, ये इंडोस्पर्म बनाएगा। अब आइए कि फर्टिलाइजेशन के बाद इस ओव्यूल में ऊपर का भाग जो था आउटर इंटीगुमेंट, याद होगा आपको कि आउटर इंटीगुमेंट, ये आउटर इंटीगुमेंट जो है, यह आउटर इंटीगुमेंट, ये आपको आउटर इंटीगुमेंट, ये आपको टेस्टा का निर्माण करेगा। बीज का टेस्टा, बीज का ऊपर वाला भाग को कहते हैं टेस्टा, जो आपको ग्राम की सीड में दिखाई देगा, चना की सीड में दिखाई देगा। ऊपर वाला छिलका जो रहता है वह उसका निर्माण करेगा, टेस्टा का निर्माण करेगा। ये आउटर इंटीगुमेंट, इसी के अंदर था इनर इंटीगुमेंट, इसी के अंदर था इनर इंटीगुमेंट। ये इनर इंटीगुमेंट क्या करता है? टेगमेंट का निर्माण करता है। ये इनर इंटीगुमेंट टेगमेंट का निर्माण करता है। इनर इंटीगुमेंट
यह टेगमेन का निर्माण करता है और ये टेगमेन बनाता है। अब बात बची इसी के नीचे आपको पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ था संरचना, आपको याद होगा। यहां इसके अंदर इस तरह से ये बचा हुआ था, ये वाला पोर्शन, इसको कहते थे हम लोग न्यूसेलस। न्यूसेलस फूड्स को अवशोषित करता है, फूड्स प्रदान करता है डेवलपमेंट के लिए जायगोट को। किसी किसी सीड में न्यूसेलस बचा हुआ भी रह सकता है, क्योंकि सीड अपने डेवलपमेंट के समय न्यूसेलस का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाया। जब न्यूसेलस का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता है तो सीड, वह न्यूसेलस उसमें बचा हुआ रह जाता है। हम आपको पहले भी लिखाए हुए थे। तो ये न्यूसेलस क्या करता है, पेरिस्पर्म का निर्माण कर देता है, जिसमें बचा हुआ रह जाता है उसमें। यदि बचा हुआ नहीं रहा तो न्यूसेलस खत्म हो जाता है। तो न्यूसेलस यदि बचा हुआ रह जाता है तो यह न्यूसेलस, बचा हुआ न्यूसेलस पेरिस्पर्म का निर्माण करता है और ये पेरिस्पर्म बनाता है। और ये बनाता क्या है, यह पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, यह पेरिस्पर्म का निर्माण करता है। और ये न्यूसेलस जब बचा हुआ रहता है पेरिस्पर्म का निर्माण करता है। और ये पेरिस्पर्म हम आपको बताए थे गोल्की में, जिसको काली मिर्च बोलते हैं हम लोग, ब्लैक पीपर जिसको बोलते हैं। ब्लैक एनसीईआरटी का एग्जांपल है ब्लैक पीपर। ब्लैक पीपर में न्यूसेलस यह बचा हुआ जाता है और पेरिस्पर्म का निर्माण करता है। ये वाला भाग रहा आपको जो पोर्शन अभी हम समझाए कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में होने वाला परिवर्तन, कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में कौन कौन सा परिवर्तन होता है, इसकी बात की हम लोग। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्लावर में परिवर्तन तो खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे की कहानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम पहले बता चुके हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी फिर अभी बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब आइए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि कृत्रिम संकरण कैसे किया जाता है। कृत्रिम संकरण आपको याद होगा, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होइएगा मेंडल के बारे में। मेंडल साहब ये दो विपरीत लक्षण वाले, दो विपरीत लक्षण, एक लंबा था तो एक बौना था, ऐसे दो प्लांट्स को चूज किए जो विपरीत लक्षण वाला था, जस्ट अपोजिट, और उस दोनों प्लांट्स में क्रॉस करवाए, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग हुआ। आर्टिफिशियल क्रॉसिंग जब होगा तो आर्टिफिशियल क्रॉसिंग को ही हम लोग कहते क्या है, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग को ही, उसी को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल क्रॉसिंग को ही हम लोग या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए कि यह एक प्लांट्स एक दूसरा प्लांट्स, एक दूसरा प्लांट्स इस प्लांट्स का कैरेक्टर, सपोज दैट ये टॉल और ये ड्वार्फ। आपको इसलिए ये एग्जांपल ले रहे हैं कि आपको जेनेटिक्स में काम देगा। ये प्लांट्स का जो बीज बनेगा, सीड जो बनेगा वो लंबा होगा। प्लांट्स जो बनेगा, इस प्लांट्स का जो है यह ड्वार्फ है, बौना है। हमको करना क्या है, इस ड्वार्फ वाले प्लांट्स को भी लंबा करना है। और मान लीजिए कि यह टॉल है, इसका फ्रूट की बात करें हम लोग, ये फ्रूट जो है इसका राउंडेड है, अच्छा फ्रूट है इसका, या इसका ड्वार्फ है, सपोज दैट कि इसका रिंकल्ड है, और इसका जो फ्रूट है यह फ्रूट राउंडेड है। अब यहां ड्वार्फ रहते हुए भी ये राउंडेड है। अब ऐसे प्लांट्स को क्रॉस करना हमें आसान नहीं होगा,
दोनों का क्रॉसिंग करवाना पड़ेगा। इसका पोलन ग्रेन इस पर, इसका पोलन ग्रेन इस पर। ये पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स है, इसमें बना हुआ मेल पार्ट्स, मेल गैमेट्स, और ये भी मेल गैमेट्स रहा इसका। ये तो फीमेल गैमेट्स है जैसा कि आप जान रहे हैं। यदि ये टॉल है और इसको हम ये मान लें कि टॉल भी है, और इसका बीज जो है, इसका सीड की बात करें हम लोग, फ्रूट की बात छोड़ करके सीड की बात करें, इसका सीड जो है, या सीड जो है, या राउंडेड है, और इसका सीड क्या है, इसका सीड रिंकल्ड है, ऐसा मान लेते हैं। अब यहां आप देखिए कि दोनों अपोजिट ट्रेट, दोनों अपोजिट लक्षण है। एक लंबा है, एक बौना है, एक गोलाकार है इसका बीज झुर्रीदार है, मतलब चिपटा है। दो तरह का मटर में भी आपको दिखाई देगा, दो तरह का बीज होता है, गोलाकार और झुर्रीदार। और ये राउंडेड है और ये रिंकल्ड है। अब राउंडेड वाला प्लांट्स, रिंकल्ड वाला प्लांट्स, अब हमको करना क्या है, इससे एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करना है। अब करेंगे क्या, अब करेंगे, यदि यह बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये पेटल दे रहे हैं इसको, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यदि यह बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप हो जाएगा। हमको करना क्या है कि इसका पॉलन ग्रेन्स को इसके पिस्टिल पर देना है, ताकि इसका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। इसका पॉलन ग्रेन इस पर आना चाहिए। इसके पॉलन ग्रेन्स को इस पर देने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका प्लांट जो है ऑलरेडी टॉल है, राउंडेड है, मतलब ट्रेट इसका डोमिनेंट ट्रेट है, और ये रिसेसिव ट्रेट ऑलरेडी है यार। तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, इसके पॉलन ग्रेन्स को इस पर डालें। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों कर सकता है, एक ही जाति का होना चाहिए। प्लांट्स की जाति हमेशा समान होना चाहिए। एक जाति यदि यह मटर का है तो मटर का होना चाहिए, मान लीजिए अमरूद का होगा तो अमरूद का ही होना चाहिए, आम का होगा तो आम ही का होना चाहिए। अलग अलग ट्रेट नहीं होना चाहिए, अलग अलग जाति की नहीं होनी चाहिए। अब इसमें करेंगे क्या, इसको हम लोग इसके मेल पार्ट्स को काटकर हटा देंगे, मेल पार्ट्स को काटकर हटा देंगे, और इस मेल पार्ट्स को काटकर हटा देंगे। इस प्रोसेस को इमास्कुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस, पहला प्रोसेस इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन जब बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल पार्ट्स एंथर को काटकर हटा दिया जाता है। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल पार्ट्स एंथर को काटकर हटा दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को इमास्कुलेशन कहते हैं। और ऐसे फ्लावर को, ये फ्लावर जो बचा, इसको कहते हैं इमास्कुलेटेड फ्लावर। अच्छा, इमास्कुलेशन क्यों किए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। यदि यह यहां मेल पार्ट रहता तो ये भी हो सकता था कि इसका पॉलन ग्रेन आकर के इस पर आ सकता था, तो जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता। हमको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है नहीं, तब हम लोग करते क्या है कि इसको इमास्कुलेशन कर, ना मेल पार्ट रहेगा और ना सेल्फ पॉलिनेशन ये फ्लावर करेगा। तो मेल पार्ट्स को काटकर हटा देते हैं। इस प्रोसेस को इमास्कुलेशन कहते हैं, और इस फ्लावर को इमास्कुलेटेड फ्लावर कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ताकि अब इसको, पहला प्रोसेस ये रहा, ए नंबर, इमास्कुलेशन। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है इंटर में पूछा है कि इमास्कुलेशन किसे कहते हैं, मेल पार्ट्स को हटाना, फीमेल पार्ट्स को हटाना, दोनों को हटाना। तो मेल पार्ट्स को, बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल पार्ट्स को हटाने के प्रोसेस को इमास्कुलेशन कहते हैं। अब आइए इसको करेंगे क्या, इमास्कुलेशन तो हो गया। अब ये जो प्लांट्स है, इसमें तो यह इसी का पॉलन हमको देना है। अब ऐसा फ्लावर क्या करेंगे, इसको हम लोग पॉलीथीन से ढक देंगे या बटर पेपर से ढक देंगे। पॉलीथीन से इसलिए इसको ढकते हैं, मान लीजिए कोई पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन से या बटर पेपर से इसको ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं। अब ये पॉलीथीन या बटर पेपर, ये याद रहे, इसको पॉलीथीन या बटर पेपर, दोनों आपको एनसीईआरटी बुक दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आप पॉलीथीन से या बटर पेपर से इसको ढक देते हैं। पॉलीथीन से या बटर पेपर से ढकने के प्रोसेस को, दूसरा प्रोसेस बैगिंग कहलाता है, BAGGING, बैगिंग। इसको बैगिंग कहते हैं। आपको नोट्स बुक में लिखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा हुआ है। तो ये बैगिंग कहते हैं। पॉलीथीन से इसको ढक देते हैं। अच्छा, पॉलीथीन से क्यों ढकते हैं इसको, ताकि कोई अन्य फ्लावर या अन्य इंसेक्ट या बर्ड्स या कोई भी इसको पॉलिनेटेड ना करते। पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स किसी भी माध्यम से इस फ्लावर पर ना पहुंचे,
इसलिए इसको पॉलिथीन या बटर पेपर से ढक देते हैं और यह ढकने के बाद इस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं। ये भी आपको इंटर में पूछा हुआ सवाल है कि बैगिंग क्या है। अब क्या करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, मतलब जिस पॉलन ग्रेन्स का आपको इच्छा है डालने का, उस पॉलन ग्रेन्स को इस पर डालना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि परिपक्व हुआ कि नहीं, ये पॉलन ग्रेन्स परिपक्व हुआ कि नहीं, मीन्स मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स दोनों मैच्योर होना चाहिए, दोनों परिपक्व होना चाहिए। तब करते क्या है, सी नंबर में एक पहला प्रोसेस है ए नंबर इमास्कुलेशन, दूसरा क्या किए बैगिंग, तीसरा प्रोसेस है ट्रांसफर किसका, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। अब जब ये परिपक्व हो जाएगा इसका पॉलन ग्रेन्स और इसका फीमेल पार्ट्स जब परिपक्व हो जाएगा, तब क्या करेंगे, इसके पॉलन ग्रेन्स को ले लेंगे, एक ट्यूब में ले लिया जाता है, एक ट्यूब बना हुआ रहता है, उस ट्यूब में इसके पॉलन ग्रेन्स को ले लिया जाता है और इसके पॉलन ग्रेन्स को लेकर के ट्रांसफर कर दिया जाता है इसके फीमेल पार्ट्स के स्टिग्मा पर। और आपको ये अनुभव के आधार पर ये पकड़ना है कि यह परिपक्व हुआ या नहीं हुआ। अब ये पॉलन ग्रेन्स जैसे ही इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहां फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी, इससे जो अब बीज बनेगा, इस बीज से जो नया प्लांट्स सेकेंड जनरेशन में आएगा, वह प्लांट्स अब ड्वार्फ नहीं रहेगा, वह प्लांट्स अब ये भी प्लांट्स का जितना भी बीज बनेगा, मान लीजिए मटर में किए, मटर में 7 बीज बना, तो एक मटर में 7 बीज यदि बना तो सातों बीज का कैरेक्टर यहां सब का सब कैसा हो जाएगा, टॉल एंड राउंडेड हो जाएगा। तो ये रहा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहला प्रोसेस क्या हुआ, इमास्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर या मेल पार्ट्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमास्कुलेशन। मींस ये बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल पार्ट्स को हटाने के प्रोसेस को इमास्कुलेशन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या किए, ताकि इसको दूसरा पॉलन आकर के ना इसको पॉलिनेटेड कर दे, इसलिए इसको क्या किए, पॉलिथीन या बटर पेपर से ढक दी। इसको क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, बैगिंग कहलाएगा। और तीसरा प्रोसेस क्या किए, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, जिस पॉलन ग्रेन्स की आपको इच्छा है उस पॉलन ग्रेन्स को इस पर डालिए, लेकिन जाति से होना चाहिए। इस पॉलन ग्रेन्स को क्या किए, हम इस पर डाल दिए। अब जो नया प्लांट्स बनेगा ये रहा। तो क्वेश्चन पूछा है इंटरमीडिएट में भी आप देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है वर्णन करें। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है वर्णन करें में आपको ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई, जब फर्टिलाइजेशन क्रिया पूर्ण रूप से हो गई, तब तो फल का निर्माण होना है। अब फल क्या है इसकी बात करते हैं, फल है क्या। अब आइए फ्रूट की बात करते हैं। और ये फल क्या है, फ्रूट की बात करते हैं। व्हाट इज द फ्रूट, फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट है क्या, फ्रूट का फॉर्मेशन हम अभी आप देखे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद कि फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है। तो फ्रूट फ्लावर का वह भाग है जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप होता है। फ्रूट का डेवलपमेंट किससे, फर्टिलाइज्ड ओवरी से। फर्टिलाइजेशन के बाद इसका डेवलपमेंट होगा। तो फ्रूट का डेवलपमेंट किससे होगा, फर्टिलाइज्ड ओवरीज, फर्टिलाइज्ड ओवरीज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फ्रूट फ्लावर का वह भाग है जो परिपक्व एवं निषेचित ओवरी से डेवलप होता है और सीड का निर्माण करता है। फ्रूट फ्लावर का वह भाग है जो परिपक्व
मैच्योर एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप होता है और सीड का फॉर्मेशन करता है, सीड का निर्माण करता है, उसे फल कहते हैं। लेकिन यह फर्टिलाइज्ड ओवरी के डेवलपमेंट के आधार पर, ओवरी के डेवलपमेंट के आधार पर, फ्रूट के ओवरी से डेवलपमेंट के आधार पर फल दो प्रकार का होता है। एक फल ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं? जब फल का डेवलपमेंट ओवरी से होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, मीन्स जो फल का डेवलपमेंट ओवरी से होगा, फ्रॉम ओवरी, किससे? ओवरी से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट। और कहिएगा ट्रू फ्रूट का फॉर्म एग्जाम्पल क्या है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ रहे हैं और एग्जाम्पल हम आपको भेजे हुए भी हैं। और एक होता है फॉल्स फ्रूट, झूठा फल, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? यदि फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी को छोड़कर, ओवरी को छोड़कर फ्लावर के किसी अन्य भाग से होता है तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी को छोड़कर किसी अन्य भाग से होता है तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फर्टिलाइजेशन की क्रिया तो हुआ ओवरी में, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी यह फ्रूट का डेवलपमेंट यदि नहीं हो पाया, कोई फ्लावर का अन्य पार्ट्स जैसे आपको थैलामस है, रिसेप्टिकल है इत्यादि, यदि इससे डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। एक बार और हम आपको एग्जांपल में बताए हुए थे पहला चैप्टर में। फॉल्स फ्रूट मतलब अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स एक्सेप्ट ओवरी, ओवरी को छोड़कर, ओवरी को छोड़कर अन्य पार्ट से होता है। अब फॉल्स फ्रूट का ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल बनेगा? ओवरी को छोड़कर अन्य पार्ट से होता है। इसकी एग्जांपल की बात करें, आपको लिखा हुआ है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, कैस्यू, ये सब एनसीईआरटी का एग्जांपल है। सारा ये सब एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, ये तीनों का डेवलपमेंट फ्लावर के थैलामस से होता है। और थैलामस आपको फ्लावर की फिगर में बताया हुआ है। इस तीनों का डेवलपमेंट किससे होगा? थैलामस से होता है। और इसको कहते हैं, सेब को कहते हैं फॉल्स फ्रूट, स्ट्रॉबेरी को कहते हैं फॉल्स फ्रूट, कैस्यू, काजू, काजू का डेवलपमेंट भी ओवरी से नहीं होता है, काजू का डेवलपमेंट भी थैलामस से हो जाता है और इसको भी कहते हैं हम लोग फॉल्स फ्रूट। ये सब फॉल्स फ्रूट है। अब आइए फिग की बात करते हैं। ये फिग, अंजीर, अंजीर की बात करते हैं। आपको नोट्स बुक में भी लिखा हुआ है। फिग की बात करते हैं। फिग का डेवलपमेंट ये रिसेप्टिकल से होता है, रिसेप्टिकल से। आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटर में कि एप्पल का डेवलपमेंट किससे होता है? थैलामस। हो सकता है ये तीनों एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में, तो हो सकता है स्ट्रॉबेरी के बारे में पूछ दे, हो सकता है कैस्यू के बारे में पूछ दे। तो ये तीनों का डेवलपमेंट एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, थैलामस से होता है। और ये है फॉल्स फ्रूट। और रिसेप्टिकल, फिग, अंजीर, इसका डेवलपमेंट किससे होता है? रिसेप्टिकल से। रिसेप्टिकल एक बार हम आपको 11 बताए थे, कटोरा आकार का बना हुआ रहता है, ये इस तरह से बना हुआ रहता है, उसी को रिसेप्टिकल कहते हैं। इसका डेवलपमेंट फॉल्स फ्रूट होता है। अब आइए, एक तो घटना हुई ट्रू फ्रूट को जिसका डेवलपमेंट की ओवरी से होना चाहिए, ये तो सत्य फल है। अब इसका एग्जाम्पल कौन होगा? इस सब को छोड़ दीजिए, आम, अमरूद, लीची, कटहल, जामुन, इस सब डेवलपमेंट कौन सा फ्रूट है? ट्रू फ्रूट, क्योंकि इसका डेवलपमेंट किससे होता है? ओवरी से होता है। मैंगो, गुआवा, लीची इत्यादि, इस सब का डेवलपमेंट यह ओवरी से होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट कहते हैं। और इसका डेवलपमेंट किससे होता है? ओवरी को छोड़कर अन्य भाग से होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ ओवरी में और डेवलप फ्रूट का डेवलपमेंट कर दिया कोई और, तो ये हो गया फॉल्स फ्रूट। ये तो रहा ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। अब आइए हम लोग इसी फ्रूट के डेवलपमेंट में एक देखते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नॉल साहब ने, NOLL, नॉल साहब ने 1902 ईस्वी में इसका डेवलपमेंट किया था।
एनसीईआरटी बुक में आपको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में भी दिया हुआ है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते किसे हैं, आप इंग्लिश का पेज नंबर 37 लिखा हुआ भी होगा आपको कि ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर ए फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब अब इसकी बात करें कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते किसे हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है क्या, इसकी बात करते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बात करें। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है क्या कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं यदि फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन का होता है। अभी तक आप लोग क्या पढ़े, फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, ओवरी होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। लेकिन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में कहते हैं यदि फल का निर्माण होगा, लेकिन फल का निर्माण विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं और फ्रूट बन जाएगा। ये फ्रूट बन जाएगा मतलब फल का निर्माण होगा लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन का होगा। ऐसा कौन सा एग्जांपल है, इसको खोज करने वाले साहब थे, पार्थेनोकार्पिक को खोज करने वाले साहब थे, आपको नोट्स बुक में लिखा हुआ नॉल साहब इसको खोज करने वाले थे। और नॉल साहब 1902 ईस्वी में इसको खोज किए थे 19 और इसमें नॉल साहब खोज किए हुए थे। और ये नॉल साहब जो खोज किए थे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में कि फ्रूट का डेवलपमेंट तो होगा लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, बिना फर्टिलाइजेशन का होगा। इसका मतलब ये भी लगाया जा सकता है कि यदि बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट का निर्माण होगा तो मेल पार्ट से तो होगा नहीं, जब भी होगा तो वो फीमेल पार्ट से होगा। मेल पार्ट से तो फल का फॉर्मेशन हो नहीं सकता है क्योंकि उसके पास में केवल पॉलन ग्रेन्स है। फीमेल पार्ट्स में ओवरी है और ओव्यूल है। तो जब फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका मतलब फीमेल पार्ट से होगा। तो इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि फ्रूट का फॉर्मेशन, फ्रूट का निर्माण विदाउट फर्टिलाइजेशन केवल फीमेल पार्ट से डेवलप हो जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको बनाना दिया हुआ है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बनाना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में कि एनसीईआरटी का एग्जांपल पार्थेनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन में बनाना, केला, बनाना। और ये बनाना जो है ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। बनाना एनसीईआरटी का एग्जांपल है उसे भी याद करना है, बाद बाकी को सिर्फ ध्यान में रखना है लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना एग्जाम्पल है। इसके अलावा, बनाना के अलावा ऑरेंज है, कुकुम्बर है, ग्रेप्स है। ऑरेंज, कुकुम्बर, ग्रेप्स, ये सब है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मतलब फल का निर्माण तो हुआ लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन का हुआ। इसको हम लोग यदि इसको ह्यूमन बींग्स पर लाएं तो एक रामायण में एक कहावत दिया हुआ है, कुश का जन्म विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ था, लव का जन्म विथ फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट उसी तरह से हम लोगों को समझना है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना और यह इसका डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन का हुआ था, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये रहा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ये फ्रूट में मुख्यतः दो भाग होता है। कौन कौन सा भाग है फ्रूट में, उसको देखते हैं कि फ्रूट में कौन कौन सा भाग है। दो भाग कौन कौन सा इसमें है उसकी बात करते हैं। फ्रूट में कौन कौन सा दो भाग है उसको देखते हैं। तो फ्रूट में आपको
हम फिगर भेजे हुए थे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में हम फिगर भेजे हुए थे कि फ्रूट का डेवलपमेंट में फ्रूट में दो भाग होता है। एक ये जो भाग है यह सबसे ऊपर वाला भाग जो छिलका का बनाता है, आप लोग फिगर समझ गए होइएगा कि मैंगो का बना है, और ये जो सबसे ऊपर में है इसको कहते हैं एपिकार्प। एपिकार्प, और ये एपिकार्प मींस छिलका वाला भाग जो छिलका बनाता है, फल का जो छिलका बनाता है उसको कहते हैं एपिकार्प। और गुद्देदार भाग जो होता है जिसमें रस भरा हुआ है, ये जो भाग है ये जो जिसमें रस भरा हुआ है, ये वाला भाग जो है ये है मेसोकार्प, इसको कहते हैं मेसोकार्प। और ये बीज के ऊपर एक कठोर लेयर लगा रहता है, हार्ड लेयर रहता है, इस हार्ड लेयर को कहते हैं इंडोकार्प, इसको कहते हैं इंडोकार्प। तो एपिकार्प छिलका वाला भाग, गुद्देदार भाग फलेसी पार्ट्स मेसोकार्प, हार्ड पार्ट्स इंडोकार्प, और इस तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिकार्प। इस तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिकार्प। और जब ये तीनों के अंदर इंडोकार्प के अंदर सीड होता है, इंडोकार्प के अंदर सीड है, बीज है, तो इसका मतलब फल में दो पार्ट्स, एक पार्ट्स पेरिकार्प और दूसरा पार्ट्स सीड। तो हम लोग पेरिकार्प जो देख रहे हैं आपको बताया हुआ है नोट्स बुक में, आपको भेजा हुआ भी है। एपिकार्प ये ओवरी के दीवार से फॉर्मेशन होता है और यह छिलका वाला भाग होता है। इस छिलका वाला भाग में हम लोग करते क्या है, आम से हम लोग छिलका को हटा देते हैं, वही आम का भाग जो छिलका को हम लोग हटाते हैं उस छिलका को हम लोग 4 फुटेड एनिमल्स चौपाया जानवर को खिला देते हैं। और चौपाया जानवर को जब खिलाते हैं तो चौपाया जानवर को एनर्जी मिलती है। इसका मतलब जिसको हम लोग हटाते हैं एपिकार्प को, उस एपिकार्प में प्रोटीन है, उस एपिकार्प में कार्बोहाइड्रेट है, उस एपिकार्प में फैट्स है। तो हम लोग सवाल यहां ये उठता है कि हम लोग उस छिलका को खाते क्यों नहीं है, मानव क्यों नहीं खा पाता है? इसलिए वह नहीं खा पाता है, इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और जो सेल वॉल, जो भी घास वगैरह सबका पौधा है, सब में सेल वॉल है, प्लांट्स में सेल वॉल है, वो फाइबर्स है इसमें, जो फाइबर्स हम लोगों में पच नहीं पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एपिकार्प को छिलका वाले भाग को हटा देते हैं। जब छिलका वाले भाग को हम लोग हटाते हैं, वही छिलका वाला भाग हम लोग 4 फुटेड एनिमल्स को खिला देते हैं। तो जब 4 फुटेड एनिमल्स को खिलाते हैं तो उसमें पच जाता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल है, उसमें लिग्निन है, टेनिन है। तो लेकिन यहाँ केवल और केवल प्राइमरी सेल वॉल है। इस छिलका के वाला भाग में केवल प्राइमरी सेल वॉल है। हम आपको बताए थे 11th में कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, तो प्राइमरी सेल वॉल पत्ती पर, प्राइमरी सेल वॉल फ्रूट पर, केवल प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है। फिर भी प्राइमरी सेल वॉल यदि है तो हम लोगों में पचता नहीं है, इसलिए हम लोग एपिकार्प को, छिलका को हटा देते हैं। लेकिन वही 4 फुटेड एनिमल्स में जाकर के पच जाता है, क्योंकि उसमें पांगुर करने की क्षमता होती है, वो रूडिमेंट एनिमल्स होता है। तो ये इसलिए एपिकार्प उसमें पच जाता है। और मेसोकार्प, इंडोकार्प रहा। तो फ्लावर में ही, फ्रूट में ही मुख्यतः 2 पार्ट्स, एक पेरिकार्प और एक सीड का फॉर्मेशन। अब ये पेरिकार्प, एपिकार्प तो छिलका बनाया, मेसोकार्प तो ये गुदेदार भाग बनाया जिसको हम लोग खाते हैं। इंडोकार्प क्या करता है, सीड को सुरक्षा देने का काम करता है। हम लोग पहुंचेंगे सीड पर। मेसोकार्प के आधार पर, मेसोकार्प, इस मेसोकार्प के आधार पर फल को 2 भाग में बांटा गया है। मेसोकार्प के आधार पर फल को 2 भाग में बांटा गया है, एक ड्राई फ्रूट, एक फ्लेशी फ्रूट। ऑन द बेसिस ऑफ मेसोकार्प, ड्राई फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट किसको कहते हैं, आपको 11th में ये विस्तार से पढ़ना है। फ्लेशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों विस्तार से पढ़ना है। मेसोकार्प में, ये मेसोकार्प के आधार पर। तो फ्लेशी फ्रूट किसको कहते हैं, जिसमें मेसोकार्प होता है, आखिर जिसमें गुद्देदार भाग होता है, जिसमें बचा हुआ रहता है, जिसमें रस भरा रहता है, उसको फ्लेशी फ्रूट कहते हैं। और ड्राई फ्रूट किसको कहते हैं, जिसमें रस भरा हुआ नहीं रहता है,
जिसमें ये गुदेदार वाला भाग नहीं रहता है, और इस विदाउट गुदेदार वाले भाग को हम लोग ड्राई फ्रूट कहते हैं। काजू एक ड्राई फ्रूट का एग्जाम्पल है, ये ड्राई फ्रूट में आ जाएगा काजू। तो ये फ्लेशी फ्रूट जिसमें मांस वाला भाग लगा हुआ होगा और इसमें नहीं लगा हुआ। अब आइए सीड की बात करते हैं हम लोग। सीड किसे कहते हैं, सीड क्या है, उस सीड की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सीड क्या है। अब सीड की बात करें कि सीड है क्या, तो अभी हम जस्ट बताए थे कि फ्लावर, ये फल जो है, फ्रूट जो है, यह फ्रूट फ्लावर का वह भाग है जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप्ड होता है। लेकिन सीड क्या कहें, सीड इज दैट पार्ट ऑफ फ्रूट, सीड फ्रूट का वह भाग है। तो कुछ किताब में फ्रूट को छोड़कर के फ्लावर भी लिखा हुआ मिलता है। तो सीड इज दैट पार्ट ऑफ फ्रूट विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मतलब सीड फ्लावर का वह भाग है या फ्रूट का वह भाग है जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से डेवलप होता है, मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। उस फर्टिलाइजेशन की क्रिया से जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग सीड कहते हैं। तो सीड का डेवलपमेंट किससे, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। अब फ्रूट का डेवलपमेंट यही लिख देते थे, फ्रूट का डेवलपमेंट में, फल के डेवलपमेंट में फर्टिलाइज्ड ओवरी से। तो एक सीड का डेवलपमेंट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से होगा। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद ही सीड का फॉर्मेशन होगा। सीड इज दैट पार्ट ऑफ, अच्छा सीड इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द प्लांट्स, सीड पौधों का सूक्ष्मतम रूप है। ये भी कह सकते हैं एक छोटी सी बरगद का बीज एक बड़े से पौधों को जन्म देती है। तो सीड इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द प्लांट्स, सीड पौधों का सूक्ष्मतम रूप है। लेकिन एक चीज और, सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लैंगिक प्लांट्स में लैंगिक प्रजनन का फाइनल प्रोडक्ट है। सीड के बाद अब कोई भी प्रोडक्ट बचा हुआ नहीं है, क्योंकि अगला वंश को लाने के लिए, अगले वंश के लिए केवल और केवल सीड की आवश्यकता है। इसीलिए सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। और सीड हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट्स, सीड में न्यू प्लांट्स को जन्म देने की क्षमता होती है। तो सीड इज द डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स या फ्रूट विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड सीड। अब सीड या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से डेवलप हुआ। अब यहां हम लोग देखते हैं कि सीड में जो होता है, सीड में इम्ब्रियो होता है, सीड में इम्ब्रियो होता है, कॉटिलेडन्स होता है, सीड कोट होता है, यह इंडोस्पर्म होता है। तो इसकी बात करते हैं हम लोग। सीड में कई पार्ट्स होता है। तो सीड में आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, सीड में इम्ब्रियो है, सीड में इम्ब्रियो है, सीड में कॉटिलेडन्स है, सीड में सीड कोट है, ये सब भाग से बना हुआ है। तो इसी चीज को इम्ब्रियो है, कॉटिलेडन्स है, सीड कोट है, सीड हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। तो सीड में ये सब भाग लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि सीड इंडोस्पर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंडोस्पर्म। अब आपको याद होगा कि हम आपको पहले बताए हुए थे, जब जायगोट का डेवलपमेंट होने लगता है, तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ बीज में क्या होता है कि इंडोस्पर्म का पूरा उपयोग हो जाता है। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ बीज क्या करता है, अपने डेवलपमेंट के समय इंडोस्पर्म का उपयोग नहीं कर पाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द सीड इंडोस्पर्म, सीड इज मेनली टू पार्ट्स, मतलब सीड दो पार्ट का होता है। सीड में दो भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है सीड की बात करते हैं। इंडोस्पर्म के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ इंडोस्पर्म के आधार पर, इंडोस्पर्म के आधार पर पहला हुआ इंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें इंडोस्पर्म रहता है, इंडोस्पर्मिक सीड, या इसका दूसरा नाम भी है, आपको लिखा हुआ मिलेगा एल्ब्यूमिनस सीड।
एल्ब्यूमिनस सीड, ये दूसरा नाम है। इसका मतलब सीड के डेवलपमेंट के समय जब इंडोस्पर्म का उपयोग नहीं हो पाया, याद कीजिए हम आपको बताए थे, ये रहा, ये जायगोट रहा, इसमें ये इंडोस्पर्म बताए थे, ये जायगोट है। हम आपको बताए थे जब सीड फॉर्मेशन होने लगेगा, जब बीज का निर्माण होने लगेगा, बीज के निर्माण के समय ये जायगोट इस इंडोस्पर्म से पोषण लेता है। यदि जायगोट अपने डेवलपमेंट के समय इस इंडोस्पर्म का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया, तो इंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं रहेगा। जब बचा हुआ नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, उसको कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। जब डेवलपमेंट के समय जायगोट अपने डेवलपमेंट के समय इंडोस्पर्म का पूरा उपयोग कर लिया तो नॉन इंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं रहा, और तब बीज बनेगा तो उसको कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। और यदि यह जायगोट अपने डेवलपमेंट के समय इंडोस्पर्म का उपयोग नहीं कर पाया पूर्ण रूप से, इसका मतलब इस बीज में इंडोस्पर्म बचा हुआ रहेगा, इसको कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। तो दो प्रकार का सीड हो गया, एक हो गया इंडोस्पर्मिक सीड, एक हो गया नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अब इंडोस्पर्मिक सीड आपको नोट्स बुक में लिखा हुआ है। इंडोस्पर्मिक सीड जो होता है यह प्रायः मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में होता है, और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड जो होता है यह प्रायः डाइकोट प्लांट्स में होता है। इसका एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है, मोस्टली मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, और इसका एग्जाम्पल मोस्टली डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, ये लिखा हुआ है। लेकिन अपवाद केस है, अब बात केस से भरा पड़ा हुआ बायोलॉजी। अब ये इंडोस्पर्मिक सीड जो है, जो एल्ब्यूमिनस सीड की बात करते हैं, मोस्टली मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, इसकी जो बात करते हैं हम लोग, इसकी जो बात करते हैं मोस्टली मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, इसमें भी अपवाद केस है। ऑर्किड्स, अब हम लोग पहुंचते हैं फिर, आपको नोट्स बुक में लिखा हुआ है, आपको भेज चुके हैं हम। और ये मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, इस मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में भी एक अपवाद की बात करते हैं, एक्सेप्ट ऑर्किड्स की बात करते हैं हम लोग। ये ऑर्किड्स जो है, यह ऑर्किड्स आपको, जो ऑर्किड्स की बात करते हैं, ऑर्किड्स जो है यह ऑर्किड्स आपको मोनोकोटिलेडोनस रहते हुए भी यह किस में आएगा, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में आता है। तो एक एल्ब्यूमिनस सीड, इंडोस्पर्मिक सीड। इसी में आपको एनसीईआरटी एग्जांपल जो दी है, एनसीईआरटी का एग्जांपल आपको हम बता दें, व्हीट, मेज, बार्ले, मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में व्हीट, मेज, बार्ले, व्हीट, मेज, बार्ले, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और ये मोनोकोट का एग्जांपल है, ये मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स का एग्जांपल है। अब अभी जस्ट हम बोले थे डाइकोट प्लांट्स में भी होगा ये, इन डाइकोट प्लांट्स की बात करें तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कास्टर, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो ये व्हीट, मेज, बार्ली, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको याद रखना है। ये मोनोकोट प्लांट्स है, और इस मोनोकोट प्लांट्स में इंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है। और डाइकोट प्लांट्स में कास्टर, रेड़ी जिसको बोलते हैं, और देहाती भाषा हम लोग आंडी बोलते हैं, यह रेड़ी, कास्टर। और ये कास्टर में भी डाइकोट प्लांट्स है, इसमें भी आपको इंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है और इंडोस्पर्मिक सीड होता है। और बाद बाकी एग्जांपल हम आपको भेज चुके हैं, आपको नोट्स बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अब आइए, ये रहा इंडोस्पर्मिक सीड। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड की बात करते हैं।
टाइम कितना? अब आई नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, जिस सीड में इंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं रहे, उसका भी प्रायः एग्जांपल कौन अभी हम जस्ट बताए थे, डाइकोट प्लांट्स। मोस्टली डाइकोट प्लांट्स में होता है। और डाइकोट प्लांट्स में आपको पी और ग्राउंड नट, ये दो एनसीईआरटी के एग्जांपल है। नॉन इंडोस्पर्मिक बीज, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इस नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में आपको अभी जस्ट एग्जांपल हम बताए थे कि मोस्टली कौन सा, मोस्टली डाइकोट प्लांट्स। इस डाइकोट प्लांट्स में आपको दिया हुआ था पी और ग्राउंड नट, और ये दोनों एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये दोनों एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पी और ग्राउंड नट। इसके अलावा बीन है, कैप्सिला है इत्यादि। ये सब, ये कैप्सिला आप लोग लिख लीजिएगा। ये कैप्सिला उसमें नहीं दिया हुआ मिलेगा आपको। कैप्सिला एक ऐसा प्लांट जिसके बारे में मेडिकल में बार बार सवाल रहता है कैप्सिला प्लांट से, क्योंकि इसका डिस्कवरी, कैप्सिला एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही है यह, तो इसमें डाइकोट प्लांट्स है कैप्सिला, तो इसमें आपको मिल जाएगा कैप्सिला। अब ग्राम वगैरह सब भी इसी में आएगा। जब टी आया है इसी में, तो टी का ही जाति आता है ग्राम, और ये भी आएगा डाइकोट प्लांट्स में। अब मोनोकोट प्लांट्स की बात करें कि मतलब नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में इसको लिखा हुआ मिलेगा एनसीईआरटी में एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। इसमें इन डाइकोट प्लांट की बात करें, इन डाइकोट प्लांट्स में कौन सा होगा, तो ये डाइकोट प्लांट्स में हम अभी जस्ट बोले थे कि ऑर्किड्स मोनोकोटिलेंस रहते हुए भी, ये तो डाइकोट प्लांट्स, मोनोकोट की बात कर रहे हैं यहाँ। इन मोनोकोट प्लांट, वो तो डाइकोट ही था। मोनोकोट प्लांट्स की बात करते हैं, इन मोनोकोट प्लांट्स। ये मोनोकोट प्लांट्स में होना चाहिए कौन चीज, इंडोस्पर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें इंडोस्पर्म होता नहीं है। एग्जांपल अभी जस्ट पहले लिखे थे, ऑर्किड्स या जो है मोनोकोट प्लांट्स रहते हुए भी यह नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का है। एलिस्मा, जलीय पौधा एलिस्मा इत्यादि, ये सब मोनोकोट प्लांट्स का एग्जांपल है। अब आपको आएगा, ये तो रहा किसके आधार पर, इंडोस्पर्म के आधार पर। अब आइए इंडोस्पर्म को छोड़ दें, कि इंडोस्पर्म को यदि हम लोग छोड़ दें कि इंडोस्पर्म में क्या हुआ, तो इंडोस्पर्म के आधार पर दो पार्ट्स का सीड बना, एक इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक। जिसमें इंडोस्पर्म रहेगा उसको इंडोस्पर्मिक, जिसमें इंडोस्पर्म नहीं रहेगा उसको नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। किसमें रहेगा किसमें नहीं रहेगा, एनसीईआरटी का एग्जांपल हम आपको बता चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन आएगा कि एक सीड का स्वच्छ और निम्नांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। अब अगला क्वेश्चन कि एक सीड का स्वच्छ और निम्नांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। क्वेश्चन है जो आज आपको रात में या शाम में या दोपहर में ही यह चला जाएगा, कि उसका थ्योरी चला जाएगा, सिर्फ हमको समझाना है। जो भी लिखाते हैं, जो भी भेजते हैं आपको, उसको आप लिख लिया कीजिए, क्योंकि फिर ये क्लास में हम नहीं बताएंगे। जहाँ तक हम बताएंगे ऑनलाइन में, इससे आगे बताएंगे क्लास में, और इसका भी बैच हम अलग कर देंगे। जो पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए अलग। तो इसलिए ये आप लोग जो भी भेजते हैं उसको लिखते जाइएगा। ओके, धन्यवाद।